में बस्ती जिले से एक निजी अस्पताल में वार्ड बॉय ने एक महिला का ड्रेसिंग करते हुए वीडियो वायरल कर दिया है, जिसके बाद से हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि कोतवाली थाना इलाके के अंदर हरदिया में बस्ती केयर, ये जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, यहाँ पर आप देखेंगे ये करतूत हुई, जहां पर उस समय उजागर हो गई जब इस अस्पताल के अंदर एक वार्ड बॉय ने एक महिला का ऑपरेशन करते हुए वीडियो बना लिया। वीडियो में वार्ड बॉय महिला को आप देखिए किस तरीके से, जो हम ब्लर करके आपको दिखा पा रहे हैं, इसका वीडियो बनाया, उसका ऑपरेशन करते हुए दिखा रहा है। इस बात की जानकारी जैसे स्वास्थ्य महकमे को दी गई तो महकमे पूरी तरह से एक्शन में आ गया। मामले की जांच पड़ताल अब शुरू कर दी गई है यूपी पुलिस की तरफ से। सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्यों वार्ड बॉय जो है ये ऑपरेशन कर रहा है, और क्या अस्पताल में कोई डॉक्टर नहीं था, क्या अस्पताल में कोई महिला कर्मचारी नहीं थी? इस ऑपरेशन का वीडियो आखिर बनाया क्यों गया, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो ये देखिए, कई सारे सवाल जो है वे इस पूरी घटना पे खड़े हो रहे हैं। किसकी इजाजत से ये वीडियो बनाया गया? और इंडिया डेली प्राथमिकता से इन सवालों को उठा रहा है, क्योंकि वीडियो हम आपको इसलिए नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि आपत्तिजनक वीडियो है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर ये वीडियो बनाया क्यों गया, किसने ये वीडियो बनाया? तो वही दूसरी तरफ, क्या अस्पताल में कोई डॉक्टर नहीं था, महिला डॉक्टर नहीं था, क्यों वार्ड बॉय जो है वो ऑपरेशन कर रहा है? कई सारे आप देखेंगे कि इस वक्त सिस्टम के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि निजी अस्पताल है, ये भी आप लोगों को समझना जरूरी रहेगा। क्या अस्पताल में कोई महिला कर्मचारी नहीं थी? ऑपरेशन किस तरीके से हो रहा है? फिर उसके बाद ऑपरेशन करने के साथ साथ क्या मंशा रही होगी कि ये वीडियो बनाया जा रहा है, किसकी इजाजत दी गई? लेकिन खबर पर बड़ी डेवलपमेंट ये भी है कि जैसे ये वीडियो वायरल होने लगा, कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आपको बता दें कि वीडियो वायरल हुआ, सोशल मीडिया के ऊपर जब ये वीडियो वायरल हुआ तो यूपी पुलिस भी आपको बता दें कि एक्शन में नजर आई। इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले की जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि ये वीडियो बनाया क्यों गया, किसने ये वीडियो बनाया? फिर उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं कि महिला की जो ये ड्रेसिंग की जा रही है, उस पर जब ये वीडियो बनाया जा रहा है तो क्या कोई महिला डॉक्टर नहीं थी वहाँ पर? डॉक्टर ही नहीं था? कई सारे आप सवाल जो है वे जहन में आते हैं। इजाज़त किसने दी वीडियो बनाने की? ये कई सारे सवाल हैं जिस पर अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो ये तस्वीरें देखिए, जिस तस्वीर में आप देख सकते हैं कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान, 3 चरणों में कराए जाएंगे मतदान, 4 अक्टूबर को आएंगे नतीजे। केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। राज्य की 90 विधानसभा सीटों पर मतदान के लिए चुनाव आयोग ने चुनाव तारीखों का ऐलान कर दिया। जम्मू कश्मीर की जनता 5 साल के लिए अपनी सरकार चुनने की 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को मतदान करेगी। Elections in J&K will be held in 3 phases, much shorter than even the parliamentary elections, which were 5. 20th of August, just the next day of the Amarnath Yatra being complete, the 19th, would be the date of notification for the first phase. Nominations till 27th, scrutiny on the next day 28th, and date of poll will be 18th of September. सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव 3 चरणों में कराए जाएंगे। विधानसभा चुनाव के नतीजे 4 अक्टूबर को आएंगे। पहले फेज में 24 सीटों पर, दूसरे फेज में 26 सीटों पर और तीसरे फेज में 40 सीटों पर मतदान होना है। उन्होंने सिक्योरिटी को लेके किसी तरह की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए उसका जिक्र किया, तो मैं फौरी तौर इलेक्शन कमीशन से गुजारिश करना चाहता हूं, हम उन्हें एक चिट्ठी भी भेज रहे हैं आज कि लगातार पिछले 24 घंटे में जो बेशुमार यहां ट्रांसफरें हुई, इलेक्शन कमीशन को उनका फौरी तौर जायजा लेना चाहिए। जम्मू और कश्मीर में 2014 के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव हुआ। 2014 में सूबे की 87 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले गए थे। तब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी 28 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। वहीं बीजेपी को 25 सीटों पर जीत मिली थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 15 और कांग्रेस ने 12 सीटें जीती थी।
इस बार जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का कार्यकाल 6 साल की बजाय 5 साल का ही रहेगा और धारा 370 खत्म होने के बाद ये पहला मौका होगा जब जम्मू कश्मीर की जनता को अपनी मर्जी से सरकार चुनने का मौका मिलेगा। यूपी में जब से 2 लड़कों की ताकत बढ़ी है तब से यूपी में अपराधियों की हिम्मत भी बढ़ी है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कहना है बीजेपी के तेज तर्रार राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी का, जिन्होंने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज की महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले में सियासत चरम पर है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद और सांसद राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने शुक्रवार को राजधानी लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यूपी के 2 लड़कों अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर तीखा हमला किया। उन्होंने डायरेक्ट अटैक किया और कोलकाता के साथ ही अयोध्या और कन्नौज की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि यूपी के 2 लड़के अपराधियों के हितैषी बन गए हैं। अयोध्या और कन्नौज में भी अपराधियों को संरक्षण देने की मानसिकता देखी जा रही है। जब से इन 2 लड़कों की ताकत बढ़ी है तब से आपराधिक तत्वों की हिम्मत और हिमाकत भी बहुत तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही है और इस समय इन 2 लड़कों से गलती नहीं हो रही है, ये अपराधियों को संरक्षण करने का अपराध किया जा रहा है। महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या मामले में सुधांशु त्रिवेदी आज काफी आक्रामक दिखे। कोलकाता की घटना पर उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन चौकियों है, ये घटना नहीं एक मानसिकता है। वहाँ ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं। प्रदर्शन की आड़ में कुछ अराजक तत्वों ने साक्ष्य मिटाने की कोशिश की। देखिए, समाजवादी पार्टी के इतने फैक्ट्स अवेलेबल हैं, उनको फैक्ट फाइंडिंग नहीं, उनकी कैरेक्टर फाइंडिंग पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है, तो किसी भी प्रकार की लिपापोती करने से नहीं हो सकता। जैसे कोई असाध्य रोग को आप चाहें कि मैं कॉस्मेटिक क्रीम पाउडर लगा के दिखा दूंगा तो मुझे लगेगा कि ये व्यक्ति स्वस्थ है और अच्छा है, तो वो नहीं। सुधांशु त्रिवेदी ने ये भी कहा कि इसी यूपी में लड़कों से गलती हो जाने का शर्मनाक बयान दिया गया था। ये पार्टियां पहले भी अपराधियों और आतंकियों को संरक्षण देती रही है। एसपी और टीएमसी दोनों दल अपराधियों को कवर फायर देते नजर आ रहे हैं। ममता जी सीबीआई को केस देने के लिए 7 दिन का समय मांग रही थी। वो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती है। आपको बता दें, इसी बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। उस नोटिफिकेशन में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये लिखा है कि जिस तरीके से आजकल सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स के साथ हिंसा आम हो गई है, इसको मद्देनजर रखते हुए सरकार ये फैसला लेती है कि अब किसी भी डॉक्टर के साथ बदतमीजी या हिंसा करना उसके लिए मुश्किल हो सकता है। कोलकाता में एक पीजी ट्रेनी डॉक्टर के साथ कथित रेप और मर्डर की घटना को लेकर व्यापक पैमाने पर हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच केंद्रीय व्यवस्था मंत्रालय ने देश के हर मेडिकल संस्थान को सख्त निर्देश दिए हैं। मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा है कि ड्यूटी कर रहे किसी भी स्वास्थ्य कर्मी के साथ हिंसा की घटना होने के 6 घंटे में संस्थागत FIR दर्ज कराने की जिम्मेदारी संस्थानों के प्रमुखों की होगी। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक की ओर से जारी एक सर्कुलर में एम्स सहित केंद्र सरकार के अस्पतालों के डायरेक्टर्स और मेडिकल सुपरिटेंडेंट और देश भर के सभी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल्स के लिए है। सर्कुलर में कहा गया है कि ड्यूटी के दौरान किसी भी मेडिकल कर्मचारी के खिलाफ किसी भी तरह की हिंसा की स्थिति में घटना के अधिकतम 6 घंटे के भीतर संस्थागत FIR दर्ज कराने की जिम्मेदारी संस्थान के चीफ की होगी। अगर किसी भी डॉक्टर के साथ अगर हिंसा होती है तो संस्थान के प्रमुख को 6 घंटे के भीतर FIR दर्ज करवानी होगी और उस पर कानूनी कार्रवाई करनी होगी। आज मुंबई के नायर अस्पताल से लेकर तमाम ऐसे अस्पताल हैं, हर दिन बड़े जो अस्पताल हैं मुंबई के, उन सभी अस्पतालों में डॉक्टर्स लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और काम बंद कर रहे हैं। जितने भी OPD हैं वह नहीं खुल पा रहे हैं और डॉक्टर साफ कह रहे हैं कि जब हम ही वर्क स्टेशन पर हम सुरक्षित नहीं हैं तो आखिरकार किस तरीके से हम काम करें। और डॉक्टर साफ इस बात नारेबाजी कर रहे हैं कि जब नो सेफ्टी नो ड्यूटी। मुंबई के नायर हॉस्पिटल के बाहर डॉक्टर्स के साथ साथ नर्सिंग स्टाफ भी प्रदर्शन कर रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि जब हॉस्पिटल्स में ही डॉक्टर सेफ नहीं हैं तो हम लोगों को कैसे बचाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी से हमें बहुत उम्मीद है कि वो हम महिला समेत सभी डॉक्टर्स की आवाज सुनेंगे। डॉक्टर्स एक सुर में बोल रहे हैं, नो सेफ्टी नो ड्यूटी। इनका कहना है कि सेंट्रल सिक्योरिटी एक्ट डॉक्टर्स के लिए भी लागू हो ताकि वो फ्री होकर काम कर सकें। डॉक्टर्स के साथ नर्सेज भी प्रदर्शन कर रही हैं। इनकी मांग है कि कोलकाता के डॉक्टर की हत्या के गुनहगारों को फांसी से भी कड़ी सजा होनी चाहिए। मुंबई के नायर हॉस्पिटल के बाहर खड़े होकर प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स के हाथों में काली पट्टी भी बंधी हुई थी।
वहीं लखनऊ के केजीएमयू में भी रेजिडेंट डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन जारी है। केजीएमयू के गेट नंबर 2 पर डॉक्टर्स विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कोलकाता की घटना को लेकर लगातार प्रदर्शन जारी है। रेजिडेंट डॉक्टर्स के साथ फैकल्टी मेंबर, टीचर भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। वहीं जयपुर की सड़कों पर भी आज रेजिडेंट डॉक्टर्स का प्रदर्शन देखने को मिला। इन लोगों ने सेंट्रल प्रोटेक्ट एक्ट के साथ साथ दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की। मुझे लगा कि यही चीज़ मेरे साथ भी हो सकती थी उस टाइम पे मैंने भी वहाँ पे इंटर्नशिप किया है, बहुत सारे नाइट ड्यूटीज़ किया है, अकेले किया है क्योंकि कोई होता भी नहीं था अकेले। और जो हमारे ड्यूटी रूम्स होते थे रात को, वो भी सिक्योरिटी एकदम होता ही नहीं था, नर्सेज नहीं रहते थे। हम लोग अकेले ही, जब पेशेंट आते थे अकेले ही पेशेंट को देखते थे, और पेशेंट पार्टी लोग बहुत बार हल्ला भी करते थे, हम लोग को अकेले मैनेज करना होता था। तब मुझे खुद लग रहा है कि अभी कुछ साल पहले ये इंसिडेंट होता तो शायद मेरे साथ भी हो सकता था। वहीं आगरा मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स भी हड़ताल पर हैं। एसएन मेडिकल कॉलेज में इमरजेंसी को छोड़ सभी चिकित्सीय सेवाएं पूरी तरह से ठप हैं। हॉस्पिटल कैंपस में जूनियर डॉक्टर्स का धरना प्रदर्शन चल रहा है। जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल को आईएमए का भी समर्थन मिला हुआ है। कोलकाता में डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म के मामले को लेकर देवरिया मेडिकल कॉलेज में आज डॉक्टर्स धरने पर बैठे। डॉक्टर्स की ये हड़ताल एक दिन की सांकेतिक हड़ताल है। वहीं जब इसकी जानकारी कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही को हुई तो वो धरने पर बैठे चिकित्सकों से मिलने पहुंचे और उन्हें समझाया। ये पश्चिम बंगाल में जो महिला डॉक्टर के साथ जो घटना हुई वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उसकी जितनी भर्त्सना किया जाए वो कम है। भारत सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश कर दिए हैं। सीबीआई जांच के कई ग्रुप बना करके और उनके लिए वो गाइडलाइंस भी तय कर दिया कि किन किन चीज़ों को कौन कौन से ग्रुप जांच करेंगे। वहीं इस मामले में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि कोलकाता, बिहार, उत्तराखंड और यूपी में महिलाओं के साथ हुई क्रूरता ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस समय देश भर की महिलाएं दुख और गुस्से में हैं। जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं तो देश की महिलाएं देखती हैं कि सरकारें क्या कर रही हैं, उनकी बातों और उपायों में कितनी गंभीरता है। मुंबई के नायर अस्पताल के डॉक्टर अपनी आवाज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक भी पहुंचाने का प्रयास किया है। यानी उन्होंने मांग कर डाली कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहुत उम्मीद है कि वह महिलाओं की सुरक्षा का ध्यान रखेंगे और साथ ही साथ डॉक्टरों की सुरक्षा का ध्यान रखेंगे। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद जैसे ही शेख हसीना देश छोड़ती हैं, वैसे ही बांग्लादेश में रह रहे अल्पसंख्यक यानी हिंदुओं के साथ टारगेट किलिंग शुरू हो जाती है। कई ऐसी तस्वीरें आती हैं सामने जहां ये दिखता है कि किस तरीके से बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, हत्या की जा रही है, हिंदुओं की मां बेटियों के साथ बलात्कार किए जा रहे हैं। और उसके बाद आपको बता दें कि आज भारत में देश की राजधानी दिल्ली में बीजेपी और आरएसएस की तरफ से ये महिला शक्ति मार्च निकाला गया है, नारी शक्ति मार्च निकाला गया है। बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के साथ हो रही हिंसा के खिलाफ आज मंडी हाउस से लेकर जंतर मंतर तक बीजेपी और आरएसएस कार्यकर्ताओं ने विरोध मार्च किया। कोलकाता में डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म और उसकी हत्या के साथ साथ बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में दिल्ली के मंडी हाउस से जंतर मंतर तक नारी शक्ति मार्च निकाला गया, जिसमें मुंह पर काला रिबन बंधे हुए और मुंह पर ताला लगाकर छात्र भी दिखाई दिए। इसके अलावा इस मार्च में हजारों की संख्या में हर वर्ग और हर व्यवसाय के लोग शामिल हुए। ऐसा क्यों है कि पॉलिटिकल क्राइसिस बांग्लादेश में आता है, शेख हसीना का तख्ता पलट होता है, लेकिन टारगेट वहाँ के हिंदू बन जाते हैं? देखिए, आपको ये समझना होगा कि कुछ एक विशेष समाज सदैव से हिंदू समाज, सनातन समाज पर, हिंदू समाज कहें या सनातन समाज पर वहाँ अत्याचार रही है। आज पहले इंसिडेंट नहीं है कि जब पहला एक एपिसोड नहीं है कि जब बांग्लादेश में सनातनियों को या हिंदू समाज पर इतने अत्याचार, जिसमें मानवीयता की हर हद पार कर दी और मानवीय प्रताड़ना की जो एक निम्नतर स्तर हो सकती है वो वहाँ पर ऑलरेडी पहुँच चुका है। नारी शक्ति फोरम की तरफ से इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया था, जिसमें करीब 20,000 महिलाओं ने हिस्सा लिया। मार्च सुबह 11 बजे मंडी हाउस से शुरू होकर बाराकंबा रोड, टॉलस्टॉय रोड होते हुए जंतर मंतर पहुंचा। मार्च को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की थी।
जिस तरीके से बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है उसको रोका जाए और उसको लेकर आवाज बुलंद करने के लिए आज आरएसएस और बीजेपी की तरफ से इस महान आपको बता दें नारी शक्ति साइलेंट मार्च का आयोजन किया गया था, जो कि दिल्ली के मंडी हाउस से लेकर जंतर मंतर तक था। साल की सजा काट रहे बाहुबली अनंत सिंह बेऊर जेल से रिहा हो गए हैं और अनंत सिंह के रिहा होते उनके समर्थकों में, परिवार के लोगों में, कार्यकर्ताओं में गजब का खुशी का माहौल और गजब का उत्साह और उमंग। अनंत सिंह जेल से रिहा होकर अपने गृह जिला, अपने गृह नगर मोकामा पहुंचे और मोकामा में समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पर बैंड बाजों के साथ उनका स्वागत किया। पटना हाईकोर्ट से बरी होने के 2 दिन बाद ही पूर्व विधायक और बाहुबली अनंत सिंह बेऊर जेल से बाहर आ गए। जेल के बाहर उनके समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ी। यहाँ उनके समर्थकों ने उनके स्वागत की बड़ी तैयारी की। बिहार में हर दिन हो रही हत्या जैसे अपराध और अनंत सिंह की रिहाई इस वक्त राजनीति के केंद्र में है और यही कारण है कि बिहार सरकार इसे लेकर विपक्ष के निशाने पर है। आरोप लगाने का लोकतंत्र में अधिकार है, लेकिन प्रमाण किसी के पास नहीं है। नीतीश कुमार जी वह शख्सियत है कि इनके दल के एमएलए पर भी अगर कार्रवाई हुई है तो जेल जाना पड़ा है। कोई उपाय नहीं, न जाति के नाम पर, न धर्म के नाम पर, न वंश, न गोत्र के नाम पर। अब राजनीतिक आलोचना तो कोई कर सकता है, क्योंकि भ्रष्टाचार के सवाल पर जेल जाइए तो कहिए सामाजिक न्याय के हम प्रणेता हैं। अनंत सिंह का एक लंबा सफर रहा है, जहां वो डॉन से बाहुबली बने, बाहुबली से राजनेता बने और राजनेता से फिर किंग मेकर तक का सफर तय किया। अनंत सिंह बेऊर जेल से रिहा होने के बाद अपने गृह जिला मोकामा पहुंचे। मोकामा में बैंड बाजे के साथ जगह जगह उनका स्वागत किया। अपने समर्थकों से घिरे अनंत सिंह पूरे इलाके में घूम घूम कर लोगों से मिले और मोकामा के बड़हिया में पूजा की। इधर पटना में जो घर अनंत सिंह के साम्राज्य की धुरी रही, उस घर में हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा पहुंचे। उन्होंने बताया कि इस घर में अनंत सिंह की महफिलें सजा करती थी और अनंत सिंह यहीं अपनी एक अलग हुकूमत चलाया करते थे। यह है अनंत सिंह का एक मॉल रोड बंगला। हम इस बंगले के अंदर मौजूद हैं और ये वो बंगला है जो हमेशा से चर्चा में रहा। कभी यहाँ पर अजगर पाले जाने की खबर आई, कभी यहाँ अनंत सिंह की बग्घी की खबरें आई, कभी यहाँ पर नाच गाना हुआ और कभी यहाँ पर अनंत सिंह की राजनीतिक महफिल सजी। अनंत सिंह का ये दरवाज़ा हमेशा खुला रहा। यहाँ पर अनंत सिंह के पटना से लेकर मोकामा तक के समर्थकों का जमावड़ा रहा। अनंत सिंह ने अपनी राजनीति पूरी तरह से इसी बंगले से की, जिस बंगले में मौजूद हैं। आपको बता दें कि 14 अगस्त को ही पटना हाई कोर्ट ने अनंत सिंह को AK-47 समेत 2 बड़े केस में राहत देते हुए बरी कर दिया था। अनंत सिंह की रिहाई तो हो गई और इस रिहाई ने बिहार के सियासत को भी गर्म कर दिया है, मगर देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले वक्त में अनंत सिंह का प्रभाव बिहार की राजनीति पर कैसा पड़ता है, क्या पड़ता है और अनंत सिंह किसके लिए कितना कारगर साबित होते हैं। गंगा अपने उफान पर है और नतीजा इसका ये कि पटना और आसपास के कई इलाकों में, खास करके दियारा के इलाकों में पानी पूरी तरह से घुस चुका है। कई गांव जलमग्न हैं और लोगों के लिए चुनौतियां बढ़ी हुई हैं। बिहार के कई ऐसे इलाके हैं जो इस वक्त गंगा की चपेट में। गंगा नदी का बढ़ा हुआ जल स्तर लगातार कई इलाकों को डुबो रहा है। राजधानी पटना में गंगा नदी इस वक्त उफान पर है और ऐसे में आम लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई हैं। गंगा किनारे रहने वाले लोगों के लिए खतरा बढ़ा है। इस वक्त हम गंगा के बीच में हैं। जिस नाव पे सवार हैं आप देखिए, ये तमाम ग्रामीण हैं जो गांव से आते हैं, शहर की तरफ आते हैं, राजधानी पटना की ओर आते हैं और फिर इनकी कोशिश होती है कि अपनी ज़रूरत के सामान लेकर वापस जाएं। इसी पर अपने बाइक्स और साइकिल्स के साथ जाते हैं, जान जोखिम में डाल के जाते हैं। अरे बहुत दिक्कत है, देखते हैं इतना हम लोग जाते हैं नाव से, बड़ा डर लगता है। तब नाव से उतरेंगे तब फिर भी कचरा में कचरे में जाते जाते जाएंगे। गाँव में कितना पानी है भरा हुआ? पूरा अभी डुबाव पानी है इधर में। पटना के आसपास के दियारा के इलाके में भी पानी घुस गया है। इन इलाकों के लोगों की परेशानी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा उस नाव पर सवार हुए जिस नाव पर गंगा पार वाले लोग जान की बाजी लगाकर जिंदगी से दो हाथ कर रहे हैं। पानी से दिक्कत है, ये बहुत परेशानी में तो आदमी रहता है। जहाँ पानी है गया तो दिक्कत होगा नहीं। कितना पानी बढ़ा है अभी? पानी तो बहुत बढ़ गया पहले से। देखिए पानी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और यही कारण है कि इस इलाके के लोग, ये जो पूरा दियारा का इलाका है, कितना गांव में पानी घुसा होगा? अच्छा, बहुत गांव है, कितना गांव का बता।
पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश के चलते मैदानी इलाकों में नदियां उफान पर है। भारी बारिश के चलते डैम की गेट खोले जाने से भी नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। अगर गंगा का जलस्तर इसी तरीके से बढ़ता रहा तो आने वाले वक्त में कई इलाके डूब जाएंगे और इन लोगों के पास अब राहत पहुंच सके, इन लोगों को अब मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़े और इनकी मुसीबतें कम हो पाए, इसके लिए अब सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है।